आप सभी को नमस्कार। मध्य प्रदेश राज्य विशेष से संदर्भित वार्षिकांक के क्रम में आपका स्वागत है। पूरे मध्य प्रदेश से संबंधित जो भी समसामयिक घटनाक्रम चर्चा में रहे हैं, जो भी कार्यक्रम हुए हैं, जो भी योजनाएं हुई हैं, उन सब की हम समग्रता से चर्चा करेंगे। यदि इसमें से कुछ आपका छूट जाता है, मान लीजिए कोई टॉपिक है, कुछ बिंदु हैं जो आपके छूट जाते हैं, तो वो आपका जब वार्षिकांक आएगा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों का, वहां पर हम उसको सामने लेकर आएंगे और वहां पे चीजें आपकी जो भी आपका छूटा रहेगा वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो आपको इतना विश्वास करना है कि करंट अफेयर्स के संदर्भ में आपका कुछ भी, कोई भी ऐसा खंड नहीं रहेगा जो बचा हुआ हो। और आपको एक चीज और बता दूं कि खेल घटनाक्रम से संबंधित जितने भी फैक्ट थे वो हमने लाइव सेशन में करा दिए हैं, तो प्लीज लाइव सेशन देख लीजिएगा। यदि आप नहीं भी देखते हैं तो अलग से खेल घटनाक्रमों को हम एक बार फिर से समग्रता से करा देंगे, क्योंकि खेल घटनाक्रम आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं और सबसे पहले हम चर्चा अपनी प्रारंभ करते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश के बजट से संबंधित क्या प्रश्न बन सकते हैं वो हमने एक बजट की सीरीज लाई है, तो आपको वहां पे जाके देखना पड़ेगा। तो यहां पर हम बजट को आज नहीं टच कर रहे हैं, बजट के अलावा क्या वर्ष भर चर्चा में रहे हैं मध्य प्रदेश में, उन सब की हम यहां पे चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले आर्थिक समीक्षा आई थी। आप जानते हैं भारत सरकार द्वारा, वित्त मंत्री द्वारा जो है बजट पेश किया गया था, केंद्रीय बजट, और आर्थिक समीक्षा आई थी। आर्थिक समीक्षा में कुछ आंकड़े दिए गए थे, उनकी हम सबसे पहले बात करने वाले हैं। अब आर्थिक समीक्षा की बात होती है तो सबसे पहले आपको देखना होगा आर्थिक समीक्षा 2020-21 की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। और इसके आधार पे यदि हम देखें तो एक आंकड़ा दिया गया था। आंकड़ा क्या था? 2019-20 का आंकड़ा जो इसमें प्रस्तुत किया गया था, इसमें कुछ विशेष फसलों के बारे में बताया गया था और वहां पे मध्य प्रदेश भी शामिल था, इसलिए मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है, हमें देखना चाहिए। जैसे सबसे पहले बात आती है मोटे अनाज। मोटे अनाजों के उत्पादन में कौन कौन से देश हैं कौन कौन से राज्य हैं प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पे? तो मोटे अनाजों की जब बात आती है तो सबसे पहले स्थान आता है राजस्थान का, राजस्थान के बाद दूसरा स्थान आता है कर्नाटका का और तीसरा स्थान आता है एमपी का। तो मोटे अनाजों के क्रम में यदि हम देखें तो मध्य प्रदेश राज्य विशेष का जो स्थान है, लेटेस्ट आंकड़े के अनुसार आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार, जो 2019-20 का डेटा इसमें दिया गया है उसके अनुसार, मोटे अनाजों के क्रम में राजस्थान पहले स्थान पर, कर्नाटक दूसरे स्थान पर और मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर है। यह हमें पता होना चाहिए। इसके बाद आता है दालों के उत्पादन में, कुल दालों के उत्पादन में। तो कुल दालों के उत्पादन में यदि हम बात करें तो आप देखोगे कुल दालों के उत्पादन में, तो यहां पे आपका फिर से राजस्थान पहले स्थान पे आ जाता है दालों के उत्पादन में, यहां पे महाराष्ट्र आ जाता है दूसरे स्थान पे और एमपी आ जाता है तीसरे स्थान पे। मतलब कुल दालों के उत्पादन में भी मध्य प्रदेश का स्थान तीसरा है, पहले स्थान पर राजस्थान, दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश। इसके बाद आता है अरहर। अरहर के उत्पादन में, जिसको बोलते हैं तूर दाल, तो अरहर के उत्पादन में या तूर दाल के उत्पादन में यदि हम देखें तो यहां भी राजस्थान पहले स्थान पे, दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र और तीसरे पर एमपी। मतलब चाहे कुल दालों की आप बात करें तो भी मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पे है, अरहर दाल के उत्पादन की बात करें तो वहां भी मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर है, ये हमें पता होना चाहिए। इसी तरह से मक्के के उत्पादन में यदि हम देखें तो कर्नाटक पहले स्थान पे है और आपका मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर है, लेटेस्ट आंकड़े के अनुसार, जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगले फैक्ट की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। जैसे आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो भी रेलवे स्टेशन हैं, वहां पर मध्य प्रदेश की तरफ से जो जुर्माना लगाया गया था वो था, रेलवे स्टेशनों पर यदि आप थूकते हैं तो 500 रुपए का जुर्माना लगाया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आपने सुना होगा यूनेस्को के बारे में कि यूनेस्को ने मध्य प्रदेश के 2 शहर, कौन कौन से हैं? ग्वालियर, दूसरा आपका आता है ओरछा। ग्वालियर और ओरछा 2 शहर याद रखने हैं। क्यों याद रखने हैं? क्योंकि यूनेस्को, जिसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन, इसके बाद आपका यूनेस्को की यदि हम फुल फॉर्म की बात करें, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, तो ये आपको पता होना चाहिए। यदि हम बात करें इसकी प्रमुख कौन है, तो इसके प्रमुख आंद्रे एजोले इसके प्रमुख हैं, ये आपको पता होना चाहिए। हेडक्वार्टर कहां पे है ये आपको पता होना चाहिए। अभी पुनः इसकी चर्चा होगी जब हम पन्ना के संदर्भ में इसकी चर्चा करेंगे तो वहां पर हम बात कर लेंगे। तो ग्वालियर और ओरछा क्या थे? ग्वालियर और ओरछा ये 2 शहर थे जिनको विश्व धरोहर शहर घोषित किया गया था। विश्व धरोहर शहर,
ठीक है। तो विश्व धरोहर शहर की लिस्ट में जो नाम है मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ वो ग्वालियर और ओरछा का आता है। यदि यहीं पर हम पूछ लें कि विश्व धरोहर शहर किसके द्वारा घोषित किए जाते हैं, यूनेस्को के द्वारा घोषित किए जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला आपका टॉपिक इस पे आता है जो अगला चर्चा में है कि अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में एयर बैलून सफारी की शुरुआत की गई है और बजट में आपने देखा होगा कि नाइट सफारी की भी बात हुई है, ठीक है। तो नाइट सफारी कहां पे प्रारंभ हुई है, इसके लिए आपको जाके जो बजट वाला सेक्शन है वो देखना है। यहां पे हम बात कर रहे हैं हॉट एयर बैलून सफारी की, हॉट एयर बैलून सफारी। तो एयर बैलून सफारी कहां शुरू की गई, हॉट एयर बैलून सफारी मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में शुरू की गई, तो आपको बता दें बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है, ठीक है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है, ठीक है, जहां पे हॉट एयर बैलून सफारी शुरू की गई है। तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व आपको पता होना चाहिए, क्यों चर्चा में है, क्योंकि यहां पे हॉट एयर बैलून सफारी की शुरुआत की गई है। आगे बात करते हैं इसमें, तो आप जानते हैं कि 2 नए टाइगर रिजर्व भी बने हैं। एक आपका संबंधित है राजस्थान से, जैसे आता है कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व, और कुंभलगढ़ जो टाइगर रिजर्व है ये राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व है। इसके बाद रातापानी नया टाइगर रिजर्व बना है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि कौन से नए टाइगर रिजर्व बने हैं। चलिए बात करते हैं अगला टॉपिक। तो आप जानते हैं कि राग भोपाली एक महोत्सव होता है मध्य प्रदेश में, राग भोपाली। और राग भोपाली जो 2020 महोत्सव था इसका आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया था। अब आपसे पूछा जाता है कि राग भोपाली जो आयोजन था इसमें किस हस्तशिल्प को प्रमोट किया गया, किस हस्तशिल्प को प्रमोट करने के लिए इसका आयोजन किया गया। तो आपको बता दें मध्य प्रदेश का एक हस्तशिल्प है जिसको बोलते हैं जरी जरदोजी। क्या है, जरी जरदोजी। जरी जरदोजी को प्रमोट करने के लिए राग भोपाली सम्मेलन का आयोजन किया गया था, या आप कह लीजिए कि राग भोपाली सम्मेलन में जरी जरदोजी हस्तशिल्प को प्रमोट किया गया, ये आपको पता होना चाहिए। अब यहां से प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि जरी जरदोजी हस्तशिल्प किस राज्य से संदर्भित है, तो आपको पता होना चाहिए मध्य प्रदेश से संदर्भित है। इसके बाद आप जानते हैं कि कोविड काल के बाद मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने एक योजना शुरू की थी जिनका नाम था लॉन्च पैड योजना, लॉन्च पैड योजना। अब ये लॉन्च पैड योजना क्या थी, यदि हम बात करें लॉन्च पैड योजना के बारे में, यदि हम देखें तो युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार का प्रयास था कि लॉन्च पैड योजना लाएगी, जिसके अंतर्गत क्या होगा कि जिसके अंतर्गत बहुत सारे आप जानते हैं जैसे शॉपिंग मॉल हो गए, फिर इसके बाद चाय की दुकानें हो गए, कॉफ़ी शॉप हो गए, मतलब इस तरह के कुछ स्थल जो है बनाए जाएंगे, सरकार निवेश करेगी और एक लॉन्च पैड में सरकार 6 लाख का निवेश करेगी। और ये जो 6 लाख का निवेश करेगी राज्य सरकार, इसके बदले क्या होगा कि वहां पर जो भी छात्र हैं, जो भी युवा हैं, पार्ट टाइम काम करना चाहेंगे तो उन लॉन्च पैडों पर पार्ट टाइम में वो काम कर सकते हैं। तो लॉन्च पैड योजना आपको पता होना चाहिए कि मैक्सिमम एक लॉन्च पैड पर 6 लाख का खर्च करेगी सरकार, और लॉन्च पैड योजना के तहत लोगों को, युवाओं को, छात्रों को पार्ट टाइम रोजगार दिया जाएगा। अब बात आती है, महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। जैसे हम आपसे पूछ लें कि एक जिला एक शिल्प, एक जिला एक शिल्प, दूसरा मैं आपसे पूछ लूं एक जिला एक उत्पाद, एक जिला एक शिल्प या एक जिला एक उत्पाद, ये योजना किन राज्य सरकारों की है, किन राज्य सरकारों द्वारा एक जिला एक उत्पाद और एक जिला एक शिल्प योजना चलाई जा रही है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ही अंतर है, इसलिए ये कई बार पूछा जाता है परीक्षाओं में, और यहाँ पे हमें समझना होगा। क्या समझना होगा, जैसे जब हम बात करते हैं एक जिला एक शिल्प, तो एक जिला एक शिल्प की जब हम बात करते हैं तो ये योजना तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई है, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं एक जिला एक उत्पाद, तो ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई है। तो हमें ध्यान क्या रखना है कि परीक्षा में शिल्प पूछा गया है या उत्पाद पूछा गया है, ये हमें ध्यान रखने की जरूरत है।
ठीक है, शिल्प या उत्पाद क्या पूछा गया है, ये हमें ध्यान रखने की जरूरत है। इसके बाद यदि हम देखें तो मध्य प्रदेश की जब हम बात करते हैं तो आप देखते हैं खजुराहो महोत्सव, खजुराहो महोत्सव होता है। और यदि हम देखें तो 44 वर्षों के बाद आप जानते हैं कि खजुराहो प्रांगण में खजुराहो नृत्य महोत्सव को आयोजित करने की यदि हम देखें अनुमति मिली है 44 वर्षों बाद, तो खजुराहो हमारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो खजुराहो से संबंधित जो भी कुछ फैक्ट होगा वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं अगले फैक्ट की। अगली योजना जो है वो है दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा किस क्षेत्र में, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा, जैसे आप जानते हैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है केंद्र सरकार का, जिसके अंतर्गत आपका आता है दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग। और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में या किस शहर में विश्व स्तरीय दिव्यांग खेल केंद्र की स्थापना की गई है। विश्व स्तरीय दिव्यांग खेल केंद्र की स्थापना किस शहर में की गई है, तो आपको बता दें ये शहर है ग्वालियर, ठीक है। तो ग्वालियर में विश्व स्तरीय दिव्यांग खेल केंद्र की स्थापना की गई है, ये आपको पता होना चाहिए। किसके द्वारा की गई है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री द्वारा की गई है। थावरचंद गहलोत मंत्री हैं इस विभाग के, और इस विभाग के, इस मंत्रालय के अंतर्गत एक विभाग आता है जिसका नाम है दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग। और दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग द्वारा ये योजना लाई गई है, ये घोषणा की गई है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे हमने बात किया कि विश्व स्तरीय दिव्यांग खेल केंद्र की स्थापना ग्वालियर में की गई है, तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि जब बात आती है दिव्यांग की तो तुरंत आपको एक चीज याद आना चाहिए। क्या याद आना चाहिए, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार क्यों याद आना चाहिए, क्योंकि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में इस बार एक दिव्यांग, एक पैरा खिलाड़ी को जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है, और इनका जो नाम है वो है मरियप्पन थंगवेलु, मरियप्पन थंगवेलु। और जब बात करते हैं मरियप्पन थंगवेलु की, तो यहाँ पे पता होना चाहिए कि मरियप्पन थंगवेलु किस खेल से जुड़े हुए हैं। तो आपको बता दें मरियप्पन थंगवेलु एक एथलीट हैं, पैरा एथलीट हैं, और ये ऊंची कूद से जुड़े हुए हैं। इनका जो गेम है वह है ऊंची कूद, ठीक है। तो मरियप्पन थंगवेलु का भी नाम आपको याद रखना है। अब हमने देखा कि ये जो विश्व स्तरीय आपका दिव्यांग खेल केंद्र बना है ये आपके ग्वालियर में बना है, तो ग्वालियर आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ग्वालियर से संबंधित क्या जानकारी आपको होनी चाहिए, सबसे पहले ग्वालियर संभाग के अंतर्गत 5 जिले आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ग्वालियर का जो दुर्ग है जिसको बोलते हैं ग्वालियर दुर्ग, ग्वालियर दुर्ग इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, पूर्व का जिब्राल्टर, पूर्व का जिब्राल्टर इसको कहा जाता है। और आपसे ही मैं यदि पूछ लूं कि जिब्राल्टर जल संधि कहां पे पड़ती है, तो आपको बताना पड़ेगा कि जिब्राल्टर जल संधि किन 2 स्थल खंडों को अलग करती है, ये आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। यदि आप रेगुलर करंट अफेयर्स कर रहे हैं, आपको जवाब पता है, तो निश्चित रूप से आपको बताना चाहिए कि जिब्राल्टर जल संधि किन 2 स्थल खंडों को अलग करती है। अब इसमें यदि हम देखें तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि ये जो ग्वालियर का दुर्ग है ये किसके द्वारा बनाया गया है, तो राजा सूरसेन द्वारा, राजा सूरसेन द्वारा ये बनवाया गया है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि राजा सूरसेन ने इसका निर्माण किया है। यदि हम आपसे पूछ लें कि जो रानी लक्ष्मीबाई थी, रानी लक्ष्मीबाई की जो समाधि है वो कहाँ पे है, तो रानी लक्ष्मीबाई की जो समाधि है ये भी ग्वालियर में देखने को मिलेगी। ग्वालियर के किस स्थान पे देखने को मिलेगी, फूलबाग नामक स्थान है जहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई की समाधि देखने को मिलेगी, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे एक इसमें महत्वपूर्ण और है ग्वालियर की, जब हम बात करते हैं घाटी गांव अभ्यारण्य। घाटी गांव अभ्यारण्य कहाँ पे है, ये पूछा गया है कई बार। तो घाटी गांव अभ्यारण्य कहाँ पे है ये आपको पता होना चाहिए। और आपको बता दें कि यहाँ पर सोन चिड़िया का संरक्षण किया जा रहा है। किसका, सोन चिड़िया का संरक्षण घाटी गांव अभ्यारण्य में किया जा रहा है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं
अगला टॉपिक, अगला बिंदु क्या है? आपको पता है अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के 2 शहरों में बात की गई है, मेट्रोपॉलिटन एरिया गठित करने का निर्णय लिया गया है। मध्य प्रदेश के 2 शहरों में मेट्रोपॉलिटन एरिया गठित करने का निर्णय लिया गया है। वो दोनों शहर कौन से हैं यदि आपसे पूछा जाए तो आपको जवाब देना है कि भोपाल और इंदौर। कहाँ पे? भोपाल हो गया और इंदौर हो गया, ये 2 शहर हैं मध्य प्रदेश के जहां पे मेट्रोपॉलिटन एरिया गठित करने का निर्णय लिया गया है। अब यहीं पे यदि हम आपसे पूछ लें कि भाई भोपाल संभाग बड़ा है या इंदौर, तो आपको बता दें भोपाल संभाग के अंतर्गत 5 जिले आते हैं और भोपाल में क्या क्या चीजें आपको याद रखनी है। सबसे पहले याद रखनी है इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय याद रखना है कि ये भोपाल में पड़ता है। दूसरा आपको याद रखना है शौर्य स्मारक। शौर्य स्मारक बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए। शौर्य स्मारक आपको देखने को मिलता है कहाँ पर? भोपाल में प्रधानमंत्री द्वारा शहीदों के सम्मान में इसकी स्थापना की गई थी। और अभी आपने कुछ दिन पहले सुना होगा कि भारत माता की पहली कांस्य प्रतिमा, क्या चीज? भारत माता की पहली कांस्य प्रतिमा जो स्थापित की गई है वो इसी शौर्य स्मारक में स्थापित की गई है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि भारत माता की पहली कांस्य प्रतिमा शौर्य स्मारक में स्थापित की गई है। इसके साथ साथ आप जानते हैं कि यहाँ पे भोपाल राजधानी है तो विधानसभा भवन भी है। अब विधानसभा भवन है ये तो सब जानते हैं, लेकिन इसके वास्तुकार शिल्पकार कौन थे? बहुत कम लोग जानते हैं वास्तुकार कौन थे। तो इसके वास्तुकार थे चार्ल्स कोरिया। चार्ल्स कोरिया विधानसभा भवन के वास्तुकार थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। साथ ही आपको याद रखना है कि वर्ष 1984 में यहाँ पे एक त्रासदी हुई थी, भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जानी जाती है। और यहाँ पे जो गैस लीक हुई थी इसका नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनेट। और मिथाइल आइसोसाइनेट जब लीक हुई थी यहाँ पे तो बहुत भारी संख्या में यहाँ पे लोगों की मृत्यु हुई थी। अब मिथाइल आइसोसाइनेट जब यहाँ पे लीक हुई थी तो निश्चित रूप से जो गैस बची रही होगी उस पर निदान, उस पर रोक लगाने के लिए कोई अभियान चलाया गया होगा। वो अभियान कौन सा था? उसका नाम था ऑपरेशन फेथ, ठीक है, ऑपरेशन फेथ। तो यदि आपसे कभी पूछा जाए कि ऑपरेशन फेथ क्या है तो वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी के बाद लोगों को बचाने के लिए, लोगों को राहत देने के लिए, गैस पर नियंत्रण पाने के लिए ऑपरेशन फेथ चलाया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे भोपाल में एक आपको देखने को मिलेगा वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। क्या देखने को मिलेगा? वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। और वन विहार जो राष्ट्रीय उद्यान है इसको आधुनिक चिड़ियाघर की भी संज्ञा दी जाती है, ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। इतनी जानकारी आपको इस प्रश्न से होनी चाहिए। अभी मैंने आपको बताया कि चार्ल्स कोरिया जो हैं ये विधानसभा भवन के वास्तुकार हैं, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो भारत माता की पहली कांस्य प्रतिमा बनाई गई है इसके वास्तुकार कौन है। तो भारत माता की जो पहली कांस्य प्रतिमा बनाई गई है इनके मूर्तिकार हैं राजकुमार पांडे। राजकुमार पांडे, ये नाम आपको याद आना चाहिए, ठीक है। तो इतनी जानकारी भोपाल से संदर्भित हो गई। अब यदि हम इंदौर की बात करते हैं कि इंदौर में हमें क्या क्या चीज़ें आपको याद रखनी है, तो सबसे पहले इंदौर में 8 जिले आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र आपको इंदौर में देखने को मिलेगा। देवी अहिल्याबाई होलकर, देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपको देखने को मिलेगा। और जो देवी अहिल्याबाई हवाई अड्डा है मध्य प्रदेश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ये भी हमें ध्यान रखना है। इसके साथ साथ इंदौर को कई उपनामों से जानते हैं जिनमें एक महत्वपूर्ण है खेल राजधानी। तो इंदौर को खेल राजधानी के भी नाम से जानते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं अगले टॉपिक की। अगला आपका टॉपिक आता है मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना। क्या है? मुख्यमंत्री सीएम किसान कल्याण
योजना। अब सीएम किसान कल्याण योजना क्या है आपको बता दें, जैसे प्रधानमंत्री किसान कल्याण योजना थी उसी के तहत, उसी के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार ने भी सीएम किसान कल्याण योजना शुरू किया था। मतलब मध्य प्रदेश के वे लाभार्थी जो प्रधानमंत्री किसान कल्याण योजना के पात्र हैं, उनको मध्य प्रदेश सरकार द्वारा यदि हम देखें तो पूरे वर्ष में 2 समान किस्तों में 4,000 रुपये मुहैया कराएगी। मतलब जो केंद्र सरकार से राहत पाते हैं किसान, वो तो सहायता अलग हो गई, लेकिन मध्य प्रदेश के वे किसान जो पीएम किसान योजना के पात्र हैं, उन्हीं किसानों को 4,000 रुपये वर्ष भर में जो है मध्य प्रदेश सरकार देगी। ये आपको पता होना चाहिए। ये है सीएम किसान कल्याण योजना। ठीक है, इसके बाद आता है पंख अभियान, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। पंख अभियान, अब बात आती है पंख अभियान है क्या। पंख अभियान इंग्लिश यदि हम देखें PANKH, ठीक है, तो पंख अभियान क्या है ये आपको पता होना चाहिए। इसमें एक एक वर्ड की मीनिंग है, आपकी परीक्षा में ऐसे दिया जा सकता है कि पंख में P का अर्थ क्या है, P किससे संबंधित है, तो आपको बता दें P संबंधित है प्रोटेक्शन से। ठीक है, A की यदि हम बात करें तो अवेयरनेस। ठीक है, N की यदि हम बात करें तो न्यूट्रिशन, K की यदि हम बात करें तो नॉलेज, और यदि हम H की बात करें तो हेल्थ। ठीक है, तो पंख जो है P फॉर प्रोटेक्शन, A फॉर अवेयरनेस, N फॉर न्यूट्रिशन और K फॉर आपका हो गया नॉलेज, H फॉर आपका हो गया हेल्थ। तो पंख का ये आपका अर्थ हो गया। अब पंख अभियान ही है क्या, जैसे आप जानते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है, उसी के अंतर्गत पंख अभियान को समाहित किया गया, उसी के अंतर्गत पंख अभियान को जगह दी गई है। ठीक है, तो विशेषकर ये महिलाओं से, बच्चियों से संबंधित है। ठीक है, और इसी के साथ साथ आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश सरकार की एक और योजना है जिसका नाम है लाडली लक्ष्मी योजना। लाडली लक्ष्मी योजना, यहां पर भी बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाता है। इसके साथ साथ महिला जागरूकता अभियान के लिए सम्मान योजना भी शुरू किया है, ये भी मध्य प्रदेश की योजना है। सम्मान योजना क्या है, महिला जागरूकता अभियान है, सम्मान, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका आता है सहयोग से सुरक्षा अभियान। ये क्या था, सहयोग से सुरक्षा अभियान। आप जानते हैं कोविड काल में मध्य प्रदेश सरकार का लक्ष्य था कि लोगों के सहयोग के साथ, लोगों का विश्वास बढ़ाते हुए, लोगों को एक प्रकार से देखें उनका मनोबल बढ़ाते हुए उनके सहयोग से हम कोविड को हरा पाएंगे, और इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने एक अभियान शुरू किया था जिसका नाम था सहयोग से सुरक्षा अभियान। इसके साथ साथ यहाँ पे कुछ और अभियान भी चलाए गए थे, जैसे एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान। एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान चलाया गया था, यह भी आपके कोविड से संबंधित था, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला आपका टॉपिक आता है राष्ट्रीय जल सम्मेलन 2020। राष्ट्रीय जल सम्मेलन 2020, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि इसका आयोजन कहां पे हुआ, सिर्फ इतना ही पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय जल सम्मेलन का आयोजन कहां पे हुआ, तो आपको बताना है कि राष्ट्रीय जल सम्मेलन जो था इसका आयोजन भोपाल में किया गया। राज्य की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश, स्थान की बात करेंगे तो भोपाल, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हम आ जाते हैं प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार पे आ जाते हैं, और यहाँ पे याद इसलिए रखना है क्योंकि कुल 32 बच्चों को ये पुरस्कार दिया गया, जिनमें से 2 बच्चे आपके एमपी से संबंधित हैं। अब एमपी से संबंधित है तो इनका नाम, इनका क्षेत्र आपको पता होना चाहिए। पहला है अनुज जैन। अनुज जैन, अनुज जैन को क्यों याद रखना है, इनको मिला है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, और इनका जो क्षेत्र है वो है शैक्षिक क्षेत्र। ठीक है, शैक्षिक क्षेत्र में इनको मिला है। दूसरा नाम इसमें आता है पलक शर्मा। पलक शर्मा को किस क्षेत्र में मिला है यदि हम बात करें तो पलक शर्मा को मिला है गोताखोरी के क्षेत्र में, मतलब खेल के क्षेत्र में।
ठीक है, ये गोताखोर हैं, खेल है इनका गोताखोर। तो गोताखोरी के क्षेत्र में पलक शर्मा को मिला है। ये दो आपको याद आने चाहिए, रखने हैं। इसके बाद बात आती है, अगला टॉपिक आपका आता है पन्ना जैव आरक्षित रिजर्व। ठीक है, पन्ना जैव आरक्षित रिजर्व। अब पन्ना जैव आरक्षित रिजर्व क्यों आपको याद आना चाहिए? इसलिए याद आना चाहिए क्योंकि यूनेस्को के जो संरक्षित जैव मंडल की रिजर्व सूची है उसमें अभी हाल ही में पन्ना जैव आरक्षित रिजर्व को जगह मिली है। भारत में यदि हम देखें तो कुल 18 जैव आरक्षित रिजर्व हैं, जिनमें से 12 को विश्व के जो नेटवर्क है, जैव इस प्रकार का जो नेटवर्क है, विश्व के जैव मंडलों का जो नेटवर्क है उसमें शामिल किया गया। मतलब भारत के 18 में से 12 वैश्विक जैव मंडल के नेटवर्क में शामिल हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और सबसे लास्ट आपका है पन्ना। पन्ना के बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला कौन सा था? तो सबसे पहला नीलगिरी था, वर्ष 2000 या 2002 में इसको जगह मिली थी। यदि हम बात करें कौन सी संस्था इनको जोड़ती है, रख रखाव कौन सी करती है, तो यूनेस्को इनका रख रखाव करती है। अब यूनेस्को करती है तो यूनेस्को के बारे में अभी मैंने बताया भी था, फिर से बता दे रहा हूं। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर आपके पेरिस में है। आंद्रे एजोले इसके प्रमुख हैं। इतनी बेसिक जानकारी है जो आपको होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत में पहली बार मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने क्या किया है? एकमात्र राज्य है जिसने इतनी भारी संख्या में जो खिलाड़ी हैं उनको बीमा प्रदान किया है। मध्य प्रदेश सरकार ने 822 खिलाड़ियों को बीमा प्रदान किया है और यह बीमा प्रदान करने वाला ये पहला राज्य है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो काफी बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा खिलाड़ियों को बीमा प्रदान किया गया है। अब यहाँ पे खिलाड़ियों की बात हो रही है तो आपको बता दें, खेलो इंडिया यूथ गेम, खेलो इंडिया विंटर गेम, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, खेलो इंडिया यूथ गेम। तो खेलो इंडिया जो यूथ गेम का आगामी आयोजन होने वाला है, कहाँ पे होने वाला है? हरियाणा के पंचकुला में। ठीक है, हरियाणा में आयोजन होने वाला है। खेलो इंडिया यूथ गेम का 2021 में आयोजन हरियाणा में किया जाएगा। अभी खेलो इंडिया विश्वविद्यालय गेम हो रहे हैं, वो आपके कर्नाटक के बेंगलुरु में हो रहे हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। कर्नाटक में हो रहे हैं खेलो इंडिया विश्वविद्यालय गेम। यहाँ पे खेलो इंडिया यूथ गेम की बात हो रही है तो ये हरियाणा में इसका आयोजन होगा। क्यों याद रखना है? क्योंकि इसमें कुछ नए खेल जोड़े गए हैं। जैसे इसमें जोड़ा गया है मलखंभ, मलखंभ जोड़ा गया है। और मलखंभ आप जानते हैं मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। पूछा जा सकता है कि मलखंभ को आगामी किस खेल आयोजन में जोड़ा गया है। दूसरा इसके बाद आपका आता है कलारी पयट्टू। इसमें 4 खेल नए जोड़े गए हैं। दूसरा आपका आता है कलारी पयट्टू, और कलारी पयट्टू जो गेम है ये आपके केरल से संबंधित है। तीसरा आपका जो महत्वपूर्ण गेम है ये है गटका, और जो गटका गेम है ये संबंधित है पंजाब से, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आपका अगला आता है थांगता, थोंगता, और जो थांगता गेम है ये संबंधित है मणिपुर से। तो ये चारों गेम पता होना चाहिए। इनके नाम देके पूछे जा सकते हैं कि इनमें से कौन सा खेल किस राज्य से संदर्भित है, ये पता होना चाहिए। साथ ही साथ आगामी खेलो इंडिया यूथ गेम जो हरियाणा में होने हैं वहां पर इनको जोड़ा गया है, खेल का दर्जा दिया गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद बात आती है आपके स्वच्छ सर्वेक्षण की। स्वच्छ सर्वेक्षण की बात आती है, और स्वच्छ सर्वेक्षण में आप जानते हैं इंदौर लगातार चौथी बार 10 लाख से ऊपर के जो शहर हैं उनमें लगातार आपका इंदौर चौथी बार टॉप पर है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, दूसरे स्थान पे सूरत था, तीसरे स्थान पे नवी मुंबई था, ये आपको पता होना चाहिए, जो लेटेस्ट आपका स्वच्छ सर्वेक्षण आया हुआ था। अब इसमें क्या प्रश्न बन सकता है कि जो स्वच्छ सर्वेक्षण है जारी किया जाता है किस मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, तो वो मंत्रालय आपको पता होना चाहिए। मंत्रालय है आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय। क्या है? आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण जारी किया जाता है। अब
अब यहीं पे एक प्रश्न ये और भी बन सकता है कि आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री कौन है, तो इनका नाम है हरदीप सिंह पुरी। ये भी नाम आपको याद आना चाहिए, ठीक है। अब इसमें कुछ चीजें और हैं। एक पूछा जा सकता है कि स्वच्छ सर्वेक्षण में 10 लाख से ऊपर जो शहर थे उसमें निचले स्थान पे कौन था, तो पटना निचले स्थान पे था। ये भी जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब इसमें कुछ योजनाएं और हैं जो आपको पता होना चाहिए मध्य प्रदेश के संदर्भ में, जैसे श्रम सिद्धि अभियान, श्रम सिद्धि अभियान। दूसरा यदि हम देखें तो जीवन शक्ति योजना। तीसरा यदि हम देखें तो आएगा निष्ठा विद्युत मित्र योजना, निष्ठा विद्युत मित्र योजना, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। अब इसमें सबसे पहले पूछा जा सकता है कि श्रम सिद्धि अभियान क्या है, तो श्रम सिद्धि अभियान है कि ग्रामीण में जिनके पास जॉब कार्ड नहीं है, जो भी मजदूर वर्ग है गांव में जिनके पास जॉब कार्ड नहीं है, इस योजना के माध्यम से, श्रम सिद्धि योजना के माध्यम से उनको जॉब कार्ड मुहैया कराया जाएगा। ये तो हो गया आपका श्रम सिद्धि योजना। दूसरा है जीवन शक्ति योजना। जीवन शक्ति योजना क्या है कि जो महिलाएं थी, जैसे आपने देखा कि कोविड में रोजगार के जो साधन थे एक प्रकार से यदि हम देखें तो सीमित हो चले थे, तो ऐसे में जो महिलाएं घर में काम करने वाली थी, जिनको काम नहीं मिल रहा था कोविड के चलते, तो राज्य सरकार का प्रयास था कि इनको मास्क बनाने का काम दिया जाए। और राज्य सरकार, क्योंकि मास्क की मांग बहुत ज़्यादा थी, तो राज्य सरकार ने कहा था कि जीवन शक्ति योजना के तहत मध्य प्रदेश की महिलाएं मास्क बनाकर उसको सरकार को बेच सकती हैं, ठीक है। इसके बाद आती है निष्ठा विद्युत मित्र योजना। ये क्या है? निष्ठा विद्युत मित्र योजना में क्या था कि जो महिला स्वयं सहायता समूह थी उनके द्वारा जो विद्युत का बकाया होता था उसको वसूला जाता था। विद्युत बकायेदार जो होते थे उनको जागरूक किया जाता था, गांव में लोगों को जागरूक किया जाता था और ज़्यादा से ज़्यादा विद्युत का बिल जमा हो सके, इसके लिए प्रयास था किसके द्वारा? महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा, और उस योजना का नाम था निष्ठा विद्युत मित्र योजना। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है। अब एक फैक्ट और पूछा जा सकता है मध्य प्रदेश के संबंध में, क्या कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जिसने मध्याह्न भोजन राशि प्रदान की है? मध्याह्न भोजन राशि प्रदान करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तो मध्याह्न भोजन राशि प्रदान करने वाला भारत का जो पहला राज्य है वो आपका आता है मध्य प्रदेश। इसके बाद आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश ही भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पे गौ कैबिनेट आपको देखने को मिलेगी, जहां पे गौ वंश संरक्षण के लिए कार्य किए जा रहे हैं। आगर मालवा का क्षेत्र है जहां पे गौ संरक्षण के लिए यदि हम देखें तो यहाँ पे संस्थान बनाया गया है, ठीक है। एक गौ संरक्षण कार्यशाला आप कह लीजिए, आधारशिला रखी गई है आगर मालवा, ये क्षेत्र आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जिनकी चर्चा हमने नहीं किया था, तो उन बिंदुओं की चर्चा हमने यहाँ पर कर लिया है। बाकी के यदि कुछ बचे होंगे, कुछ फैक्ट बचे होंगे मध्य प्रदेश से संदर्भित, तो आपको दे दिए जाएंगे। खेल घटनाक्रम आपके परीक्षाओं में एक महत्वपूर्ण योगदान रखता है, इसलिए खेल घटनाक्रम की अलग से वीडियो आपको मिल जाएगी। और यदि करंट अफेयर्स के लिए आप परेशान हो रहे हैं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब यहीं पर एक चीज़ और एक दिमाग में और आ गया, आप जानते हैं नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी पर बना है ओंकारेश्वर डैम, और ओंकारेश्वर जो बांध है ये विश्व की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना बन रही है। कोई भी बांध होता है तो आप जानते हैं उसके पीछे बहुत बड़ा जलाशय होता है। मान लीजिए ये आपका बांध है, डैम है, तो इसके पीछे क्या होगा? बहुत बड़ा जलाशय होगा। तो यहाँ पे जो ओंकारेश्वर डैम है ये नर्मदा नदी पर, यहाँ पर भी बहुत बड़ा जलाशय है। तो बहुत बड़ा जो जलाशय था वहाँ पे अब क्या कर दिया गया कि उसको सोलर पैनल के माध्यम से ढक दिया गया, और सोलर पैनल के माध्यम से जब हमने ढका तो इसकी क्षमता 600 मेगावाट आई है, और इसी के साथ ये विश्व की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना बन गई है। ये आपको पता होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। खेल घटनाक्रम बहुत ही जल्द आपको मिल जाएगा, 1 से 2 दिनों में। इसके बाद भूगोल आपको सोमवार को मिलने वाला है। तो इसी प्रकार बने रहें, और प्लीज यदि अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।